A very good afternoon to all of you. Today we will start our next chapter, that is procurement of stores and inventory control. So in that, procurement means buying. Procurement procurement मीन्स व्हाट, बाइंग और परचेसिंग. मतलब हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं कि हम ड्रग को कैसे परचेस करते हैं, उसको हम कैसे बाय करते हैं. मेडिकल ॲज अ इफ जर आपल्याला एखादी मेडिकल ऑन करायची आहे तर आपण तो ड्रगला आपण परचेस कसं करणार, एखादी ऑर्डर कशी टाकणार आपण. आणि इन्व्हेंटरी कंट्रोल मीन्स प्रोसेस ऑफ इन्श्योरिंग दॅट अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्टॉक आर मेंटेन बाय बिजनेस. मतलब कि जो स्टॉक है हमारा वो मेंटेन है, जो भी हम बिज़नेस कर रहे हैं उसका जो स्टॉक है हमारे पास में, जैसे कि मेडिसिन का जो स्टॉक है वो हमारे पास में मेंटेन है. तो हम यहाँ पे इन सब चीज़ों को देखने वाले हैं. तो इन दैट फर्स्ट इंट्रोडक्शन. सो एन इन्वेंटरी कंट्रोल कैन बी एक्सप्लेन एज द सम ऑफ वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स, फ्यूल्स, स्पेयर पार्ट, मेंटेनेंस ऑफ कंज्यूमेबल, सेमी प्रोसेस्ड एंड फिनिश्ड गुड्स स्टॉक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट एनी गिवन टाइम ऑफ पॉइंट. मतलब कि जो भी गुड्स है, जो भी हम सप्लाई करने वाले हैं, जैसे कि जो भी ड्रग्स है, जो भी मेडिसिन है, जो भी रॉ मटेरियल्स है, या फिर और कोई इक्विपमेंट जो हम सप्लाई करने वाले हैं बिज़नेस के अंदर, तो उसको इन्वेंट्री कंट्रोल, मतलब उसको कंट्रोल कैसे करें, उसका पूरा डेटा कैसे रखें कि हमको इस चीज़ की अब ज़रूरत है, या फिर इतने अमाउंट के अंदर हमको इतनी चीज़ ऑर्डर करनी है, या फिर रिक्वायरमेंट क्या है मार्केट में, किस चीज़ की हमको ज़्यादा ज़रूरत है. तो इस तरह की जो भी चीज़ें हम देखते हैं मेडिकल के अंदर, तो वो हम यहाँ पे सब देखने वाले हैं. सो नेक्स्ट, हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ मैनेजमेंट शुड कंसिस्टेंटली मॉनिटर द रिक्वायरमेंट फॉर इन्वेंट्री अगेंस्ट द प्रेफरेंस ऑफ द लिक्विडिटी. मतलब कि जो अथॉरिटीज़ होती है, जो बिज़नेस को संभालती है, जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो क्या करता है, कंस्टेंटली मॉनिटर करता है कि हमको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और हमारा क्या बजट है, उसके अंदर हमको वो चीज़ कैसे लानी है. तो यहाँ पे हम वो देखने वाले हैं. सो इफ़ द हॉस्पिटल फार्मेसी हैज़ टू लिटिल इन्वेंट्री, इट विल अफेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग इफिशिएंसी एंड द रिजल्ट विल आउट ऑफ द स्टॉक फॉर सप्लाई टू द इन पेशेंट एज वेल एज द आउट पेशेंट सर्विसेज. मतलब कि जो फार्मेसी है, अगर जो हॉस्पिटल फार्मेसी है, वो अगर उसकी इन्वेंट्री जो है वो छोटी है, वो स्मॉल साइज़ की है, तो हमको ये डिफ़िकल्टी आ जाएंगी कि हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसको इन पेशेंट और आउट पेशेंट में हम कैसे सप्लाई करें. तो ये उसका आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा वो. सो हाई इन्वेंट्री विल अफेक्ट द ओवरऑल बजट ऑफ द हॉस्पिटल. मतलब अगर ज़्यादा इन्वेंट्री रही, जो ऑर्डर है हमारा, जो हम ऑर्डर डालने वाले, वो अगर ज़्यादा रहा, तो वो किसके ऊपर इफेक्ट करेगा, हॉस्पिटल के बजट के ऊपर. कि जैसे हमने अगर ज़्यादा चीज़ें मंगवाई, तो जो हमारा अमाउंट है वो ऑलरेडी ज़्यादा, मतलब कंजम्पशन होने वाला है उसका. तो उसकी बेसिस पे क्या होगा कि उसकी जो बजट है हॉस्पिटल का, वो अफेक्ट होगा उससे. सो इन्वेंट्री लेवल शेल बी ऑप्टिमम. मतलब कैसे होनी चाहिए कि वो ज़्यादा हम जैसे मतलब रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से हमको उसको ऑर्डर देनी, ताकि वो हमारा जो स्टॉक है वो भी मेंटेन रहे, और जे आपली सेविंग्स आहे, जे आपलं बजेट आहे, ते पण चुकायला नको. तर याचे ॲडव्हान्टेजेस बघणार आहे आपण इन्व्हेंटरी कंट्रोलचे. दॅट इज हेल्प इन मेंटेनिंग इन्वेंट्रीज एज लेस एज पॉसिबल विद रिस्पेक्ट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब ये पॉसिबल है कि हम जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें इस इन्वेंट्री कंट्रोल की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि वो हमको हेल्प करता है कि हम जितने भी ड्रग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस हम उसको मेंटेन करके रख सकें कि कौन सा ड्रग हमको मंगवाना है. या फिर सीजनल ड्रग है, जैसे कि एंटी मलेरियल ड्रग, तो वो एक ऐसा ड्रग है जो रोज़ नहीं चलता मार्केट में. तो जो ऐसे मेडिसिन है जो कि जैसे कि पैरासीटामोल, तो ये रोज़ चलती है मार्केट में, तो इसका स्टॉक हमारे पास में होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू एंटी मलेरियल ड्रग की. जैसे मतलब एज़ कम्पेयर टू एंटी मलेरियल ड्रग हमारे पास में पैरासीटामोल का स्टॉक ज़्यादा होना चाहिए. तो इस तरह के जो भी चीज़ें वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं. एंड इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ आउट ऑफ स्टॉक डेंजर. मतलब हम जब इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं, तो हमारे पास में एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमको सब पता होता है कि हमारे पास में कौन सी चीज़ लगने वाली है, कौन सी चीज़ का हमारे पास में ऑलरेडी स्टॉक है, कौन सी चीज़ हमारे पास से आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है, या फिर कौन सी चीज़ हमारे पास में लिमिटेड स्टॉक के अंदर है. तो उसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है, जो हमारी इन्वेंट्री है, उसको मेंटेन करके रखते हैं. तो अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो
जो आउट ऑफ स्टॉक का जो डेंजर है, जो जैसे मतलब किसी चीज़ जो आउट ऑफ स्टॉक हो गई तो वो हमारे जो चांसेस होने के उसके वो कम होंगे। एंड द सेकंड वन इज़ मार्केट एंड इकोनॉमिक कंडीशन अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग कुड बी फोरकास्ट। मतलब जैसे कि अभी पर्टिकुलर ड्रग है तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो हमारे पास में रहती है फिर मार्केट में। जैसे कि पर्टिकुलर ड्रग है तो जैसे रेयर मेडिसिन है जो कि मिलती नहीं है, तो फिर बहुत से मेडिसिन डॉक्टर लोग जो फार्मासिस्ट है वो क्या करते हैं, उस तरह की मेडिसिन को रखते नहीं है, तो हमको उसको बड़े से बड़े मेडिकल में ढूंढना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनका स्टॉक, जिनका बजट है वो ज़्यादा होता है, तो वो हर तरह की मेडिसिन रखते हैं अपने पास में। तो इस तरह से हम अगर मेंटेन रखेंगे कि जैसे कि ज़्यादा चलने वाली चीज़ है तो उसका स्टॉक ज़्यादा, और जो कम चलने वाली चीज़ है तो उसका स्टॉक कम, तो इस तरह से हमको बजट हमारा मेंटेन करके चलना है इसके अंदर। द नंबर ऑफ टेक्निक विच आर यूज टू कंट्रोल द इन्वेंट्री द कॉमनली यूज्ड आर, मतलब कि जैसे कि जो इन्वेंट्री कंट्रोल है अब वो हम कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए टेक्निक्स है। सो दैट इज़ ABC एनालिसिस, VED एनालिसिस, FSN एनालिसिस एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो let's discuss it one by one. That is first, that is we will see is that is ABC analysis, which means ABC means always better control. In a big hospital pharmacy, a large inventory items are stocked. These material are grouped in 3 categories given in the following table as A, B, C. मतलब जो ABC एनालिसिस है वो एक, उसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ऑलवेज बेटर कंट्रोल, जो कि एक बिग हॉस्पिटल के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जहाँ पर लार्ज एक बड़ा मेडिकल है तो ऐसी जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस टेक्निक को। तो ये इसमें उन्होंने डिवाइड किया है प्रोडक्ट को उनकी कैटेगरी के हिसाब से। सो किसमें A कैटेगरी, B कैटेगरी एंड C कैटेगरी। सो एक कैटेगरी में किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, जो कि कॉस्टली आइटम कम अंडर दिस कैटेगरी। द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल may not be more than 10% of the total items but it consumes 70% of the total budget of the inventories। मतलब जैसे कि ये A कैटेगरी में जो आइटम होते हैं वो कौन से होते हैं कि जिनका जो मतलब जैसे कि मेडिकल में वो सिर्फ 10% उनकी क्वांटिटी होती है। मतलब पूरे मेडिकल के जैसे फॉर एग्जांपल पूरे मेडिकल में उसकी जो क्वांटिटी है उस चीज़ की, उस ड्रग की, वो सिर्फ कितनी होगी 10%। मतलब 10% उसकी क्वांटिटी होगी, लेकिन उसको 10% को परचेस करने के लिए हमें जो हमारे पास बजट है, सपोज़ हमारे पास में 10,000 रुपये है, तो उसमें से हमको 7,000 रुपये उस चीज़ को परचेस करने में लगेंगे। लेकिन मेडिकल में उसकी क्वांटिटी कितनी लगने वाली है, सिर्फ 10%, और अभी 90% जो स्टॉक है वो हमको अभी ऑलरेडी मेंटेन करके रखना है। मतलब उसकी जो कॉस्ट है वो हमारे बजट में, जो हमारा बजट है उसके 70% है, और उसका जो वॉल्यूम है मटेरियल का हमारे मेडिकल में वो कितना है 10%। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनकी अमाउंट कम होती है लेकिन उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम A कैटेगरी प्रोडक्ट बोलते हैं, जो कि मतलब जैसे कि हायर प्रोडक्ट है तो इस तरह से। और B कैटेगरी मतलब दिस आइटम आर नाइदर कॉस्टली नॉर चीप। आइटम कमिंग अंडर दिस कैटेगरी कंप्राइजेज 20% ऑफ द टोटल क्वान्टिटी एंड 20% ऑफ द एक्सपेंडिचर फ्रॉम टोटल क्वांटिटी एंड इन्वेंटरी रिस्पेक्टिवली। मतलब ऐसे बी कैटेगरी में कैसे होते हैं कि मतलब ये ज़्यादा महंगे भी नहीं होते लेकिन ज़्यादा सस्ते भी नहीं होते, और वो कितने परसेंट हॉस्पिटल मेडिकल में उनकी क्वांटिटी कितनी परसेंट होती है 20%, और उनको कॉस्ट कितना लगता है 20%। मतलब जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है मेडिकल में उतनी ही उनकी कॉस्ट भी होती है। जैसे कि कोई चीज़ हमको लगने वाली है इतनी, तो मतलब सपोज़ तो उसकी जो क्वांटिटी रहेगी, जो उसका क्वांटिटी अगर 20% लगने वाली है तो उसके लिए जो अमाउंट है, मतलब जैसे अगर 10,000 में से हमको उसका 20,000 रुपये लगेंगे, 20,000 रुपये लगेंगे किस चीज़ के लिए 20% को हमको उस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। और C कैटेगरी में ऐसे प्रोडक्ट जो कि चीपर होते हैं, मतलब उनकी प्राइस चीप होती है, मतलब कम होती है। दे कंट्रीब्यूट टू 70% ऑफ द आइटम्स ऑफ टोटल क्वांटिटी एंड 10% इन्वेस्टमेंट ऑफ द टोटल इन्वेंट्री। मतलब ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें जो मतलब वो हम जैसे हमने कैटेगरी A देखा था तो उसमें क्या था कि 10% वो जो होता है वो क्वांटिटी होती है और 70% अमाउंट होती है। मतलब अपने 10,000 रुपये में से 7,000 रुपये की वो चीज़ ली, लेकिन वो 7,000 रुपये की चीज़ हमारे मेडिकल में सिर्फ 10% ही उसका मतलब उसके प्रोडक्ट है 7,000 के, बाकी जो 90% है वो दूसरे प्रोडक्ट है। और C कैटेगरी में ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसके अंदर हमारे मेडिकल में वो 70% लगते हैं लेकिन उनकी जो कॉस्ट है
वो हमारे 10,000 में से सिर्फ 1,000 रुपये, मतलब 1,000 रुपये के अंदर 70% हमारा मेडिकल के अंदर जितने भी आइटम लगने वाले वो फुलफिल उसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट है उसको हम बोलेंगे सी कैटेगरी प्रोडक्ट। मतलब ऐसे कि सपोज़ मेरे पास अमाउंट है तो मैं जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 10 टोयोटा की कार ले लूँगा, तो जो मैं 10 टोयोटा की कार लूँगा तो जितना अमाउंट मुझे लगेगा, जितने की सपोज़ मैंने 10 टोयोटा कार ली 50 लाख के अंदर, तो 50 लाख में मैंने 10 टोयोटा कार ली। लेकिन अगर मैं एक मर्सिडीज़ कार लूँगा तो वो क्या होगा, 50 लाख में सिर्फ एक मर्सिडीज़ आएगी। तो ये एक एग्जांपल है जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि जैसे कि जो अमाउंट है उस अमाउंट में हम एक ही चीज़ को ऑर्डर कर सकते हैं एक कैटेगरी के अंदर, लेकिन उतनी ही अमाउंट के अंदर हम यहाँ पे 10 चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह के हमको यहाँ पे ये जो इन्वेंट्री है, जो हमारा बजट है, उसकी बेसिस पे हमको हमारी इन्वेंट्री इस्टेब्लिश करनी होती है। हमको उसके हिसाब से हमारा जो स्टॉक है वो मेंटेन करना होता है। सो उसके अंदर हम सेकंड देखेंगे, दैट इज़ VED एनालिसिस। VED एनालिसिस मीन्स वाइटल, इसेंशियल एंड डिज़ायरेबल। ऐसे प्रोडक्ट जो कि दिस टेक्निक इज़ मेनली अडॉप्टेड फॉर कंट्रोल ऑफ स्पेयर पार्ट डिवाइडेड इन दिस अबाउट 3 ग्रुप्स एज वाइटल आइटम्स, essential items and desirable items. The stock of spare part is maintained by keeping in the mind that critically of production, मतलब vital, essential, desirable। तो ऐसे प्रोडक्ट जो कि जैसे कि हमने फर्स्ट कैटेगरी में देखा ABC एनालिसिस के अंदर कि हम जो प्रोडक्ट को है उसकी डिमांड की बेसिस पे रख सकते हैं। तो ये एक मेथड हुई कि हम इसकी बेसिस पे हमारा बजट, जो हॉस्पिटल का जो अपने मेडिकल का बजट है वो हम चला सकते हैं। लेकिन दूसरी वाली टेक्निक किसकी बेसिस पे है कि वाइटल प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जो वाइटल है, जिनको लगना ही चाहिए, वो जैसे कि मतलब नाइट्रोग्लिसरीन है तो वो मेडिकल में चाहिए ही चाहिए क्योंकि वो एक लाइफ सेविंग ड्रग है, तो वो हमारे हॉस्पिटल में हमारे मेडिकल में वो चाहिए ही। तो इस तरह की मेडिसिन हमको रखना ही है। या फिर जैसे फिर इसेंशियल, मतलब जैसे कि सीजनल जो प्रोडक्ट होते हैं तो वो कैसे होते हैं कि हमको सीजनल, या फिर जैसे कि पैरासीटामोल बुखार के लिए, या फिर एस्प्रिन, तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं जो मतलब डेली बेसिस पे चलते हैं, तो वो कौन से इसेंशियल है, मतलब ये चीज़ें हमको रोज़ाना लगने वाली है। तो उस तरह के प्रोडक्ट। फिर डिज़ायरेबल प्रोडक्ट मतलब कैसे कि जैसे कि मतलब सप्लीमेंट्स हो गए, जैसे कि हॉर्लिक्स हो गया, कॉम्प्लान हो गया, या फिर टॉनिक एक आदि हो गई। तो ये प्रोडक्ट हमको लगने वाले तो है, लेकिन हमारे इतना हम उनको यूज़ नहीं है उसका मतलब। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम बोलेंगे डिज़ायरेबल। और फिर क्या है FSN एनालिसिस। FSN एनालिसिस मीन्स फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स एनालिसिस। ये नेक्स्ट मेथड है। It's supposed to be established by an individual organization at its own by analyzing the gravity of consumption of the material for और item। मतलब ये एक ऐसी टेक्निक है, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ मार्केट में ज़्यादा चलती है, तो उसकी बेसिस पे हम उसको कैसे मतलब डिवाइड करेंगे, फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग। मतलब जो आती है हम जो ऐसी चीज़ें मतलब जो हम परचेज़ करते हैं, परचेज़ करने के बाद हमारे पास में आती है और विदिन अ डे, विदिन अ वीक वो चीज़ बिक जाती है। तो उस तरह की जो मेडिसिन है हम उसको क्या बोलेंगे, फास्ट। मतलब ये डेली लगने वाली चीज़ें हैं, डेली इनकी नीड होती है। और स्लो ऐसी मतलब कि ऐसी चीज़ें जो हम ऑर्डर करने के बाद में हमारे पास में 15 दिन या फिर 1 महीना हमारे पास में रहती है। तो इस तरह की जो चीज़ें उनको हम बोलेंगे कि ये स्लो स्टॉक है। और नॉन मूविंग मतलब ऐसी चीज़ें जो कम बिकती है हमारे मेडिकल के अंदर, ऐसी। तो इस तरह की बेसिस पे हम हमारा जो मेडिकल का इन्वेंट्री बजट है वो हम सेट करेंगे कि हमारे पास में कौन सी चीज़ें ज़्यादा चलती है। तो हम उस तरह की चीज़ों को ज़्यादा रखेंगे। फिर उससे कम जो अमाउंट है हमारा, जो जैसे मतलब 10,000 है तो हम 7,000 रुपये की ऐसी चीज़ लेंगे जो डेली बेसिस पे चलती है। फिर फिर 2,000 का क्या करेंगे हम, ऐसी चीज़ें जो हमारे पास में ज़्यादा चलती नहीं है लेकिन होना चाहिए हमारे पास में, मतलब ऐसे जो हफ्ते में 15 दिन में बिक जाती है। तो ऐसी चीज़ें मतलब कितने रुपये वहाँ पे वेस्ट करेंगे, हमारे 10 में से 20,000 रुपये। फिर ऐसी चीज़ें जो बिकती नहीं, जैसे कि मतलब जल्दी बिकती नहीं वो चीज़ें, जैसे कि टॉनिक्स हो गई, जैसे कि यूजुअली बहुत कम लोग टॉनिक वगैरह लेते हैं, लेकिन जो टॉनिक्स हो गई या फिर ऐसे जो टॉपिकल से क्रीम वगैरह, लोशन, तो इस तरह की वैरायटी में हम अगर हमारा 70% कॉस्ट डालेंगे, जैसे कि मैंने 7,000 रुपये में सिर्फ कॉस्मेटिक्स मंगवा ली मेडिकल के अंदर, या फिर सिर्फ टॉनिक्स मंगवा लिए और वो चले नहीं, और डिमांड किस चीज़ की है कि
हमको एटलीस्ट एंटीबायोटिक्स चाहिए या फिर पैरासीटामॉल चाहिए, इस तरह की मेडिसिन हमने 10% ही खर्च की, तो वहाँ पे हमारा बजट क्या होगा, चुक जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को संभालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे की मतलब जो चीज़ जे वस्तू जास्त विकलेली जाते ते वस्तू आपण जास्त ठेवणार आणि जे कमी विकलेली जाते त्याला आपण कमी ठेवणार। याची एक्झाम्पल आहे फास्ट मूविंग अशी म्हणजे औषधी, ऐसी थिंग्स जो कि फास्ट मूव होती है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स जैसे कि फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन वगैरह। तो इस तरह की जो एंटीबायोटिक्स है वो डेली बेसिस पे हम बेचते हैं। अभी तो मतलब प्रिस्क्रिप्शन के अंदर एक एंटीबायोटिक होता ही है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, फास्ट मूविंग है। और स्लो मूविंग जैसे कि एंटी मलेरियल मतलब किसी को मलेरिया हुआ तो ही हम उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एंटी मलेरियल उस पर्टिकुलर कैटेगरी की मेडिसिन को, तो हम उसको बोलेंगे स्लो मूविंग मेडिसिन। और नॉन मूविंग मतलब टॉनिक्स, टॉपिकल्स, जैसे कि मतलब हम टॉनिक सबको लगती नहीं है, जैसे कि मेरे पास दिन में से 10 कस्टमर आते हैं तो 10 में से एक कस्टमर टॉनिक लेगा, उसमें से 2 कस्टमर ऐसे रहेंगे जो एंटी मलेरियल उनको ड्रग चाहिए होगा, और बाकी के जो 7 कस्टमर रहेंगे वो ऐसे रहेंगे जिनको मुझे एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करना होगा। सो क्यों अभी मतलब ऐसे क्यों कहा उन्होंने, देखो एंटीबायोटिक्स रिक्वायर थ्रू आउट द ईयर, मतलब एंटीबायोटिक कैसे होता है कि हर साल के पूरे दिन में हमको एंटीबायोटिक्स लगने ही वाला है। लेकिन एंटी मलेरियल कहाँ पर है कि सीजनल, जैसे कि अभी बारिश है, बारिश में ज़्यादा मॉस्किटोज, मच्छर वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो मलेरिया होने के चांसेस पेशेंट को ज़्यादा है। तो उस मौसम में, उस सीज़न में एंटी मलेरियल ड्रग जो है वो ज़्यादा लगने वाला है। वो गर्मी के दिनों में एंटी मलेरियल ड्रग के चांसेस लगने के कम है। और टॉनिक्स मतलब अभी देखिए डॉक्टर के पास सब जाके डॉक्टर जैसे मतलब अगर वो पेशेंट लेता है, उसको ओपीडी दिन में से 10 पेशेंट की है या फिर 100 पेशेंट की है, तो 100 में से वो मिनिमम 5 या 10 लोगों को टॉनिक प्रिस्क्राइब करता होगा, बाकी सबको एंटीबायोटिक्स, एंटी मलेरियल ऐसी ड्रग प्रिस्क्राइब करता होगा। तो इस तरह की बेसिस पे हम हमारा ऑर्डर डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। So in that, this technique is used to find out how much quantity of medicine is to be ordered। मतलब ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं, जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि हमको कितनी क्वांटिटी मेडिसिन की लगने वाली है जिसको हमको ऑर्डर करना है। द एक्यूरेट क्वांटिटी ऑफ परचेज इज़ द क्वांटिटी एट विच द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड इन्वेंट्री कॉस्ट विल बी मिनिमम। मतलब जो इकोनॉमिक क्वांटिटी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो उसमें हम क्या देखने वाले कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन इज़ टू बी ऑर्डर्ड, मतलब हमको कितनी मेडिसिन जो है वो ऑर्डर करनी है। द एक्यूरेट क्वांटिटी टू परचेज इज़ द क्वांटिटी एट विच द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट विल बी मिनिमम। मतलब ये ऐसा होना चाहिए इसमें कि जो हमारा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट मतलब हमारा जितना बजट है और जो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो मिनिमम होना चाहिए। मतलब हम जो ऑर्डर डालेंगे वो भी मिनिमम होना चाहिए, और उसको हम जितना ऑर्डर लगाएंगे, जितना मतलब उसको हम बजट लगाएंगे वो भी हमारा कम होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए, एक तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री कॉस्ट कम होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ पेपर एंड वर्क इन्वॉल्व इन प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर। मतलब कि जैसे हम एक आदि ऑर्डर प्लेस करने वाले, तो इसके अंदर हमको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पेपर हम उसको ऑर्डर, जिस पेपर के ऊपर हम उसको ऑर्डर देने वाले हैं, या फिर उस पेपर पे जो ऑर्डर टाइप करने वाला है पर्सन, या फिर उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है उस ऑर्डर को ट्रांसपोर्ट करने का, तो इतना जो खर्चा है, इतना जो एक्सपेंसेस है वो भी उसमें हमको मेंटेन करना है। वो अमाउंट भी हमको ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर ऐड करनी है। और इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या है, क्या क्या ऐड करना है इन्वेंट्री कॉस्ट में, हमको क्या क्या लेना है साथ में, रेंट ऑफ स्टोरेज मतलब जो किराया, जो भाड़ा मतलब हम अपन स्टोरेज करने के लिए देंगे ड्रग को, फिर उसके ऊपर उसका टैक्स, उसका मतलब जो भी इनकम टैक्स रहेगा या फिर जो भी उसका टैक्स रहेगा उसका, और फिर सैलरीज ऑफ स्टोर पर्सनल, जो पर्सनल है वहाँ पे उसकी सैलरी, जो हमारा लॉस होगा मतलब हँडलिंग के अंदर कोई अगर फॉर एक्झाम्पल एक आधी काचाची बॉटल असली तर मग ते फुटून गेली आपल्या हाताने, किंवा काहीतरी ब्रेकेज झाला, किंवा काहीतरी ड्रग आपल्याला स्टोर करताना काहीतरी प्रॉब्लेम आली तर तो डिकम्पोज होऊन गेला, तर मग असे जे प्रॉब्लेम आहेत ते सगळं त्यांना पण आपण तो आपल्या बजेटमध्ये ॲड करतो। की सपोज माझ्याकडे 1 लाख आहे तर मला 1 लाख आहे तर त्याच्यापैकी मला 20,000 तो पर्सनल आहे जे तिकडे इन्व्हॉल्व आहे ट्रान्सपोर्टेशनसाठी किंवा स्टोरेजसाठी, त्याला लागणार मला इतका टॅक्स लागून जाईल, आणि मग
मला हे बजेटमध्ये मला सपोज 10 आयटम लागत असेल तर मी 11 मागवतो. जर एखादी काहीतरी प्रॉब्लेम आला तर असं, तर मग माझी जे रिक्वायरमेंट आहे 10ची ते पूर्ण होऊन जाईल. तर मग हे असं करून आपण जे करता त्याला आपण म्हणतं की इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. आणि याच्यासाठी एक फॉर्म्युला आहे की ज्याच्याने आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो की आपल्याला किती ऑर्डर युनिटमध्ये टाकायचे आहे. तर मग तो फॉर्म्युला कोणता आहे, EOQ इज इक्वल टू √² 2AB/CS, वेयर A इज इक्वल टू एनुअल कंजप्शन. मतलब A मतलब क्या कि एनुअल कंजप्शन मतलब वो हमको साल में कितना उसका कंजप्शन है, कितना हमको वो लगने वाला आहे, किती क्वांटिटी आपल्याला एक वर्षभरात आपल्याला ते लागणार आहे. तर मग आपण ते क्वांटिटी पहिले माहीत करणार. ते कशावर माहीत होईल की आपलं जे रेकॉर्ड राहील आपला त्याच्या बेसिसवर आपल्याला कळेल की कोणता प्रोडक्ट आपल्याला ॲन्युअल कन्झम्पशन तो पर्टिक्युलर प्रोडक्टची किती आहे. आणि बी म्हणजे काय, बॉईंग कॉस्ट. मतलब म्हणजे की जे ॲन्युअल कन्झम्पशन आहे तो प्रोडक्ट, सपोज एखादी प्रोडक्ट आहे पॅरासिटामॉल, तो मला 1 वर्षासाठी इतका लागतो. मग तो इतका जो लागतो तो मग त्याच्यासाठी त्याला बाय करण्यासाठी किती पैसे लागेल, तर मग बाईंग कॉस्ट. आणि कोस्ट युनिट मतलब C इज इक्वल टू C मीन्स कोस्ट युनिट, कोस्ट पर युनिट. मतलब की जे पॅरासिटामॉल आहे ते एक टॅबलेट किंवा एक स्ट्रिप कितीची येते त्याची कोस्ट. आणि इन्व्हेंटरी कॅरिंग कोस्ट म्हणजे आपल्याकडे किती पैसे ते. तर मग हे आपण फॉर्म्युलामध्ये टाकून जे व्हॅल्यू घेणार तो आपल्याला काय राहील, ऑर्डर्स जो आपली मतलब हाऊ मच युनिट इज रिक्वायर्ड टू प्लेस अ ऑर्डर. सो इथे एक एक्झाम्पल दिलेली आहे. याच्यामध्ये काय आहे की फॉर एक्झाम्पल एनुअल कंजप्शन ऑफ पैरासीटामोल टैबलेट आर 1 लाख यूनिट. मतलब जो एनुअल कंजप्शन है पैरासीटामोल का वो कितना है, 1 लाख यूनिट. और द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज़ 7 रुपीज़. मतलब जिसका ऑर्डरिंग कॉस्ट है ईच टैबलेट का वो कितना है 7 रुपीज़ उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट है ईच टैबलेट का. और 0.75 रुपीज़ इज़ द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ऑफ 27.5 इज़ द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ऑफ 20%. मतलब जो हमारा बजट है उसमें से 24% हमको इन्वेंट्री या फिर हमारा अमाउंट लगेगा. 100% में से 24% हमको एनुअल कंजप्शन ऑफ एस्पिरिन के लिए लगने वाला है. और जो हमारा उसकी पर्टिकुलर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 7 रुपीज़ ईच टैबलेट. और उसकी साल भर की ऑर्डर कितनी है, कितना कंजप्शन है उसका साल भर का 1 लाख. सो when we put this value of this formula where A that is annual consumption. तो annual consumption पैरासीटामोल कितना है 1 लाख. तो यहाँ पे 1 लाख दैट इज़ A. फिर उसके बाद में B दैट इज़ बाइंग कॉस्ट. मतलब उसको हमको परचेस करने के लिए कितने रुपये लगने वाले, 7 रुपये. तो B दैट इज़ 7 रुपीज़. एंड C इज इक्वल टू कॉस्ट पर यूनिट. मतलब हमको एक यूनिट का कितना कॉस्ट हो रहा है उसका, मतलब एक टैबलेट का या फिर एक स्ट्रिप का 0.75 रुपीज़. एंड C इज इक्वल टू कैरिंग इन्वेंट्री. मतलब कितना परसेंट हमको हमारी इन्वेंट्री, मतलब हमारे बजट में से कितना परसेंट अमाउंट हमको लगने वाला है. तो व्हेन वी पुट दिस वैल्यू और दिस फार्मूला वी गेट दैट और रिजल्ट दैट इज़ value that is 2789 units. When we calculate this formula by putting this value, so we get the answer that is 2789 rupees or units. So next that we will see is that प्रोक्युरमेंट अँड स्टोर. म्हणजे परचेस करणं आणि तो त्याला स्टोर करणं. तर मग परचेसिंग इज अ फंक्शन ऑफ प्रोक्युरिंग मटेरियल्स, स्टोरेज ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट. अगर हमको एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ, तो वहाँ पे प्रोक्यूरमेंट और स्टोर क्या है कि उस चीज़ के लिए, उस मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल को परचेस करना, उसको स्टोर करना. और जो सर्विसेज रिक्वायर्ड होती है मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको स्टोर करके रखना ट्रक को. और क्या करना उसको, प्रोक्यूरिंग मीन्स परचेस करना और उसको
स्टोर करके रखना। एंड साइंटिफिक परचेसिंग इज़ द बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ द राइट क्वालिटी इन द राइट क्वांटिटीज़ एट द राइट टाइम एट द राइट प्राइस फॉर द राइट सोर्स। मतलब साइंटिफिक परचेसिंग किसे कहेंगे हम, कि जो एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट हम मंगवाने वाले हैं वो हमको राइट क्वांटिटी में, मतलब सही क्वांटिटी में कितना मंगवाने वाले हैं, और सही क्वालिटी में, मतलब अच्छी क्वालिटी में, अच्छी जगह से, अच्छी क्वांटिटी में, और सही टाइम पे, जो हमको टाइम हमारा रिक्वायर्ड है उसके अंदर, और कम प्राइस के अंदर या फिर सूटेबल प्राइस के अंदर, और सही जगह से वो हमको कहाँ से मिलेगा। तो हम इसको ऐसे कहेंगे कि ये 5 आवर्स है परचेसिंग के। जैसे कि अभी तुमको एग्जाम में पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द 5 आवर्स फॉर प्रोक्यूरमेंट इन स्टोर। सो यू हैव टू राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटीज़, राइट टाइम, राइट प्राइस एंड राइट सोर्स। सो these we can call as right 5 hour for purchasing. And what is the objective of scientific purchasing is that to procure at a competitive rate। मतलब उसको एक कॉम्पिटिटिव रेट के ऊपर, मतलब जैसे कि बाजू वाली कंपनी, ऐसे नहीं होना चाहिए कि जैसे कि मतलब सपोज मार्केट में 2 मेडिकल है, तो इस मेडिकल ने उसी चीज़ को मंगवाया इस रेट में, और मैंने उसको मंगवाया उससे ज़्यादा रेट में, तो इस तरह की जो मिसमैच रहेगा तो वो नहीं होना चाहिए। साइंटिफिक किसको कहेंगे, हम भी उसी चीज़ को उससे भी कम अमाउंट के अंदर लाने की कोशिश करें। एंड टू इंश्योर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जो क्वालिटी है, ऐसा नहीं कि मतलब अगर ऐसे नहीं करना चाहिए कि अगर प्राइस कम है तो मतलब वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे हम ध्यान नहीं दें या फिर डायरेक्टली उसको परचेस कर ले। तो हमको उसकी प्रोडक्ट की बेस्ट क्वालिटी भी चाहिए लेकिन कम दाम के अंदर। और टू डेवलप अ फेथ एंड गुडविल ऑफ हॉस्पिटल, मतलब हमको एक गुडविल और फेथ डेवलप करना हॉस्पिटल में कि उसका बजट जो है वो मेंटेन रहे, और जो हम प्रोडक्ट मंगवाने वाले हैं वो भी सही क्वांटिटी में और सही क्वालिटी में होना चाहिए। और जिससे कि मतलब हॉस्पिटल का, इससे क्या होगा कि हॉस्पिटल का जो है वो रेपुटेशन भी रहेगा, और जो प्रोडक्ट जो इन्वेंट्री है, जो कॉस्ट है, वो भी मतलब हमारी प्रॉपर मेंटेन रहेगी। और उसकी प्रोसीजर क्या है, प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर। द प्रोसीजर ऑफ प्रोक्यूरमेंट इन्वॉल्व डिफरेंट स्टेप्स एंड इज़ हेडेड बाय द परचेज हेड हु इशूज़ द परचेज ऑर्डर। मतलब इसके डिफरेंट स्टेप है, और वो कौन मेंटेन करता है, उसका हेड कौन होता है, जो परचेज हेड होता है वो, यानी कि फार्मासिस्ट। तो पहली स्टेप जो है वो क्या है, परचेज इंडेंट। परचेज इंडेंट ऑल्सो कॉल्ड एज आर द परचेज इंडेंट, मतलब क्या होता है कि आर द ऑडिट डॉक्यूमेंट विच आर यूज टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ मटेरियल और टू प्रायर टू देयर रिसिप्ट बाय द बायर। मतलब ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि हम ऑडिट के टाइम पे भी बता सकते हैं, और लेकिन ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हम ट्रैक कर सकते हैं मटेरियल्स की। जैसे कि जैसे कि अभी आजकल क्या होता है कि डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं करते, हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है मेडिकल के अंदर कि हमको कौन सी चीज़ कितनी लगने वाली है। तो उसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं कि हमारा ऑर्डर परचेस करते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेडिसिन आर रिक्वायर्ड इन दिस क्वांटिटी, सो हम क्या करते हैं कि हमारे पास कितना रिमेनिंग है या फिर उसका स्टॉक कितना है हमारे पास में। तो इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि हमारे सब, जैसे कि मतलब सिंपल सी बात है, अगर हमको किसी का मेडिकल है और उसको हमको कोई ऑर्डर डालनी है परचेस की, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे पास में कौन सी चीज़ नहीं है, हमारे पास में बजट कितना है, और हमको कितनी ऑर्डर करनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड परचेस रिक्वाइजेशन। इट इज़ अ फॉर्मल रिक्वेस्ट मेड टू द परचेज डिपार्टमेंट टू परचेज द रिक्वायर्ड मटेरियल। मतलब ये एक ऐसा रिसिप्ट होता है जो कि एक रिक्वेस्ट फॉर्म में होता है कि जिसके अंदर हमको परचेज डिपार्टमेंट को जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसकी मटेरियल की, उसका एक रिसिप्ट होता है। जनरली द इंडेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लिकेट बाय ऑल आइडेंटिटी डिपार्टमेंट। द ओरिजिनल कॉपी इज सेंट टू द परचेज डिपार्टमेंट, द सेकंड कॉपी टू द स्टोर एंड द थर्ड कॉपी रिमेन विद द ओरिजिनेटिंग डिपार्टमेंट। मतलब क्या, जब हम ऑर्डर निकालनी है हमको तो उसकी हमको 3 कॉपी बनानी है। 3 कॉपी बनाने के बाद में जो पहली कॉपी है वो हमको कहाँ पे सेंड करनी है, इस परचेज डिपार्टमेंट को, और जो सेकंड कॉपी है वो कहाँ पे सेंड करनी है, स्टोर को, जहाँ पे वो हम स्टोर करने वाले हैं। तो इसको क्यों सेंड करेंगे हम, क्योंकि जैसे कि मतलब हमने कोई ऑर्डर परचेस की, जो ऑर्डर आपण परचेस केली लिए, तर मग तो परचेस केल्यानंतर त्याला आपण स्टोर करावा लागेल। तो स्टोर करणारा जे व्यक्ती आहे त्याच्याकडे जरा हे कॉपी राहील तर तो काय करेल, क्रॉस चेक करेल की तोच मटेरियल
आपल्याला भेटलेला आहे का जो याच्यामध्ये लिहिलेला आहे. तर याच्यासाठी आपण तो कोणाला देणार, स्टोअरला. अँड सेकंड रिमेन्स द ओरिजिनेटिंग डिपार्टमेंट, मतलब जी थर्ड कॉपी आहे ते आपल्याकडे राहणार आहे. कशासाठी, की जेव्हा उद्या जर काहीतरी झालं म्हणजे परचेसिंग डिपार्टमेंट म्हटला की भाऊ तुम्ही हे ऑर्डर दिली होती मला, पण तुम्ही म्हणला की नाही मी तर ही नाही दिली होती, मी तर हा मागवला होता, तर मग याच्यामुळे जे मिसमॅच होईल. जर तो कॉपी तुमच्याकडे पण राहील तर तुम्ही सांगू शकता की बघ माझ्याकडे तर हे आहे, मी अशी ऑर्डर दिली होती, तू काय पाठवलं आहे, हे माझी ऑर्डर नाहीच आहे. तर मग हे जे काही एरर आहे तर मग ते मिनिमाइज करण्यासाठी आपण त्याला एक कॉपी आपल्याकडे ठेवतो आणि सेकंड कॉपी आपण स्टोअरला देतो आणि जी फर्स्ट कॉपी आहे ती स्टोअर डिपार्टमेंटला देतो आपण, जिथून आपण ते परचेस करणार आहे. आणि स्क्रुटिनायझिंग द परचेस इंडेंट, मतलब जे परचेस केलेलं आलेलं आहे, जे आपण परचेस केलेलं आहे त्याला एक वेळेस चेक करणे, त्याला एक्झामाइन करणे. द परचेस इंडेंट डिस्क्राईब द आयटम आयदर बाय ब्रँड नेम, केमिकल नेम, स्पेसिफिकेशन ऑर क्वालिटी अँड क्वांटिटी टू बी प्रोक्यूर्ड. म्हणजे जे काही आपण विकणार आहे त्याची क्वांटिटी, त्यांचे केमिकल नेम, त्यांचे ब्रँड नेम, जे आपण सगळं दिलेलं होतं ते त्याच्याचप्रमाणे आलेले आहे की नाही हे सगळं बघणे, याला आपण म्हणतो स्क्रुटिनायझिंग. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जसं की आता तुमचे ॲडमिशन होत आहे, तर मग तुम्ही काय करता, डॉक्युमेंटला स्क्रुटिनाइज करता. कशासाठी, की त्याच्यामध्ये तुम्ही काय करता, ते सगळे डॉक्युमेंट येईल तुम्ही कॉलेजमध्ये त्यांना व्हेरीफाय करतो. कशासाठी, की तुम्ही जे दिलेलं आहे तोच ओरिजिनल डॉक्युमेंट आहे की नाही. तर मग एखादी वस्तूला परत चेक करणे, याला आपण म्हणतो स्क्रुटिनायझिंग. आणि समजलं मग हा. आणि जे नेक्स्ट वन आहे तो आहे मार्केट सर्वे अँड सिलेक्शन ऑफ वेंडर. याच्यामध्ये काय असतो की अँड इंडेंट इज अ स्टेप मार्केट सर्वे अँड सिलेक्शन ऑफ सर्व्हिसेस sources of supply. In this, the item are segregated into groups. Information is reversals, asking of quotation to the select the proper vendor who can apply. The right quality, the right price, buyer's quantity requirements. याच्यामध्ये आता तुम्हाला एक्झाम देऊन समजू तर सपोज आपल्याला एखादी लॅपटॉप घ्यायचा आहे, तर आपण काय करतो की डिरेक्टली लॅपटॉप किंवा आपल्याला एखादी बाईक घ्यायची नवीन, तर आपण काय करणार, डिरेक्टली शोरूममध्ये जाऊन डिरेक्टली तो परचेस करून नहीं आणतो. अपन क्या करतो, पहले अपन क्या करते हैं उसको पहले कि हम क्या करते, 4 दुकान पे जाते अगर लैपटॉप लेना हो, या फिर हमको अगर बाइक लेनी हो तो हम 4 जगह से उसका कोटेशन मंगवाते, या फिर लैपटॉप लेना हो तो हम उसका 4 दुकान पे जाके उसका कोटेशन मंगवाते. फिर हम डिसाइड करते कोटेशन मंगवाने के बाद में कि कौन सा डीलर या कौन सा सेलर हमको बेस्ट प्राइस में हमको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करके दे रहा है. और फिर उसके बाद में उसकी क्वालिटी देखते हैं, जैसे कि मतलब अगर लैपटॉप लेना है तो डेल की क्वालिटी अच्छी रहेंगी, या फिर HP की अच्छी रहेंगी, या फिर लिनोवो ठीक रहेगा, या फिर अगर बाइक लेनी है तो पल्सर ठीक रहेगी, या फिर यूनिकॉर्न ठीक रहेगी, या फिर शाइन ठीक रहेगी. ऐसे तो हम पहले ये सब चीज़ें देखते हैं. और बायर्स क्वांटिटी रिक्वायरमेंट, फिर मतलब कि अगर सपोज़ मेरे को जैसे कि एक वेंडर से मुझे एक स्टोर से मुझे लैपटॉप मेरे पसंद का जो HP का है कंपनी का वो भी मिल रहा है, राइट क्वालिटी मिल रही है उसकी, और उसकी प्राइस भी कम मिल रही है. लेकिन मुझे वो लैपटॉप 2 चाहिए वहाँ से, तो वो 2 अवेलेबल कर सकता है क्या उसी प्राइस में. तो ये सब चीज़ें देखने के बाद में हम क्या करते हैं फिर कि एक पर्टिकुलर कोई भी जगह पे सिलेक्ट करते हैं हम कि हाँ यार ये अपने को सही प्राइस के अंदर अच्छी चीज़ दे रहा है, तो हम ये चीज़ को यहाँ से लेते हैं. तो ये एक मार्केट सर्वे होता है कि हमको कौन कहाँ से अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं. तो हमको इसी तरह से हमारी मेडिसिन भी मंगवानी है. जैसे कि मतलब अगर हमको मेडिसिन का ऑर्डर देना है तो मार्केट में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होती है, तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर हमको कम प्राइस के अंदर इस ब्रांड की मेडिसिन प्रोवाइड कर सकता है, या फिर इस प्राइस के अंदर हमको इतनी क्वांटिटी के अंदर मेडिसिन को हमको प्रोवाइड करके दे सकता. तो इस तरह की हम जो ऑर्डर है फिर वो पर्टिकुलर वेंडर से हम मंगवाएंगे. तो ये सब चीज़ें जो हम वो यहाँ पर देखते हैं. और नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर प्रिपरेशन. In that, a purchase order is a legal document and serve as a evidence of agreement between buyer and supplier. The order form consists of detailed prescription of each and every items being purchased. मतलब ऑर्डर प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है कि ये एक तरह का एविडेंस होता है किसके, और एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, जो बायर है जो लेने वाला है उसके, और जो सप्लायर है जो वेंडर है उसके बीच में, कि जो तुमने मेडिसिन मंगवाई है वो सही है, वो इसकी जो क्वांटिटी इसमें जो बताई है आपने, वो उसी क्वांटिटी की बेसिस पे वो सब परचेस किया हुआ है उसी ब्रांड नेम के ड्रग के साथ में. सो इसकी हम 7 कॉपीज़ आर प्रिपेयर्ड एंड सेंड टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट
विद द स्पेसिफिक पर्पस। मतलब जो जो ऑर्डर की जो हमारी मतलब जो परचेस ऑर्डर जो है हमारा, जो उसकी स्लिप है उसकी हम कितनी कॉपी बनवाएंगे? 7। क्यों? तो जो फर्स्ट कॉपी है सेंड टू द वेंडर फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल, मतलब जो फर्स्ट कॉपी है वो हम किसको सेंड करेंगे? सप्लायर को, जो मेडिसिन सप्लाई करने वाला है हमको उस पर्टिकुलर को, तो वो फर्स्ट कॉपी जाएगी सप्लायर के पास और वेंडर के पास में। और दूसरी जो सेकंड कॉपी है रिटेन बाय द परचेस ऑफिसर फॉर फिलिंग, मतलब जे परचेस ऑफिसर आहे ज्यांना ते परचेस ऑर्डर टाकलेली आहे तर मग तो काय करणार आहे, तो ऑर्डर आपल्याकडे रिटेन ठेवणार, म्हणजे आपल्याकडेच ठेवणार। आणि जी थर्ड कॉपी आहे ते सेंड टू द अकाउंट डिपार्टमेंट फॉर ऑडिट, म्हणजे जे थर्ड कॉपी आहे तो अकाउंटिंगला मेंटेन करण्यासाठी अकाउंटिंग डिपार्टमेंटला जाईल ऑडिट पर्पज। आणि जे फोर्थ कॉपी आहे ते सेंड टू द फायनान्स डिपार्टमेंट टू रिलीज द पेमेंट ऑफ द पार्टी, मतलब जे फायनान्स डिपार्टमेंट आहे आपल्या, तर मग तो पेमेंट, तो कॉपी तो पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटला जाईल आणि तो डिपार्टमेंट मग काय करेल, तेवढी अमाऊंट आपल्याला देईल तो पार्टीला ज्याला आपण ऑर्डर टाकलेला आहे। आणि जे 5th नंबरची कॉपी टू एक्साइज डिव्हिजन फॉर देअर रेफरन्स, मतलब जे डिव्हिजन आहे त्याच्यामध्ये राहील रेफरन्ससाठी की उद्या जर एखादी कॉपी कोणाकडनं विसरली तर मग तो आपल्याकडे ॲज अ रेफरन्स राहील। आणि जे 6th कॉपी आहे सेंड टू द स्टोर वेअर द मटेरियल विल बी रिसिव्ड ॲज अन इन्फॉर्मेशन, मतलब जे स्टोर आहे जिथे तो स्टोर करून ठेवणार आपण जे ऑर्डर मागवलेला आहे, तर मग हे कॉपी तो स्टोरकडे जाईल। तो मग काय करेल, तो स्लिपच्या प्रमाणे जे ऑर्डर रिसीव झालेला आहे त्याला तो बघणार की जे ऑर्डर मला आलेला आहे तो कन्फर्म करणार की तोच प्रोडक्ट आलेले आहे की नाही। आणि जे 7 नंबरची कॉपी आहे सेंड टू द डिपार्टमेंट वेअर द इंडेंट ओरिजिनेटेड, मतलब जे 7 नंबरची कॉपी ते कुठे जाणार, जिथे आपण जी ऑर्डर टाकलेली होती तर मग कोणत्या बेसिसवर टाकली होती की हे वस्तू आपल्याकडे नाही आहे, तर मग याच्या बेसिसवर आपण जे टाकलेली होती तो डिपार्टमेंटकडे 7 नंबरची कॉपीज जाणार आहे। आणि इथे आपण नेक्स्ट बघणार आहे की टाईप कोणकोणते आहे ऑर्डर परचेस करायलासाठी। तर मग पहिली त्याचे टाईप आहे सेंट्रलाइज परचेस, मग ते काय असते, स्पेसिफिकेशन फॉर हॉस्पिटल परचेस आर ड्रॉन फॉर द इंटायर हॉस्पिटल, दे आर डन बाय परचेस कमेटी और परचेस इंचार्ज, मतलब जो सेंट्रलाइज परचेस होती है वो कौन करता है परचेस, जो हॉस्पिटल का जो इंचार्ज डिपार्टमेंट होता है, जो कि परचेस कमेटी होती है या फिर परचेस इंचार्ज होता है हॉस्पिटल का, तो वो उस तरह की ऑर्डर को परचेस करता है, उस तरह का ऑर्डर वो डालता है। तो इस तरह की जो ऑर्डर होती है उसको हम बोलेंगे सेंट्रलाइज परचेस। और जो डिसेंट्रलाइज परचेस होती है उसको क्या बोलेंगे, द परचेस आर डन डिपार्टमेंट वाइज बाय इट्स हेड इन अ हॉस्पिटल फार्मेसी। मतलब डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि अगर बड़ा हॉस्पिटल है तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में कौन कौन सी चीज़ें लगने वाली है, तो वो उनके जो डिपार्टमेंट के हेड है वो उस चीज़ को देखकर जो ऑर्डर देते हैं। एंड द हॉस्पिटल फार्मेसी एंड मेडिकल ऑफिसर और द हेड ऑफ द फार्मेसी हैज़ टू अथॉरिटी टू परचेस मेडिसिन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक अ लोकल मार्केट इन केस ऑफ इमरजेंसी बाय इन्वाइटिंग बिड्स फॉर इंस्टीट्यूशनल सप्लाई और डायरेक्ट परचेज फ्रॉम वेंडर टू मैन्युफैक्चरर। मतलब जैसे कि फिर हमने क्या किया कि जो ऑर्डर है हमने वो अलग अलग डिपार्टमेंट से ले लिए। अब उन्होंने क्या किया, जैसे कि 4 डिपार्टमेंट है, चारों डिपार्टमेंटों ने इनकी चारों की ऑर्डर निकाल के जो मेन हेड है उसके पास लाया। फिर वो मेन हेड क्या करेगा कि इसको एनालाइज करेगा कि वाकई में मतलब इन सब चीज़ों की हमको नीड है, इज़ देयर एनी नीड फॉर दिस ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट, वो उसको चेक करेगा। चेक करने के बाद में उसकी बेसिस पे वो ये डिसाइड करेगा कि ये चीज़ें वाकई में मंगवानी है हमको या नहीं, तो उसके बेसिस पे वो ऑर्डर डालेगा। फिर ऑर्डर डालने के बाद में क्या होगा कि एक तो वो कहाँ से मंगवाएगा, लोकल मार्केट से। लोकल मार्केट से कब कि अगर इमरजेंसी आ गई, किसी पेशेंट को अर्जेंटली लग रही है, तो हम जैसे कि हम भी देखते हैं कि अगर हम किसी मेडिकल पे गए और उसके पास वो मेडिसिन नहीं है तो वो बोलता है कि काका थोड़ा थांबा तुम्ही, किंवा बेटा थोड़ा थांब, मी आता अभी हम आपको मंगवा के देते। तो इस तरह की जो मेडिसिन होती है उसको हम बोलेंगे परचेस फ्रॉम लोकल मार्केट। और बाय इन्वेटिंग बिड्स, मतलब जैसे कि अगर हमको इंस्टीट्यूट के अंदर कोई चीज़ सप्लाई करनी है, जैसे कोई रिसर्च के अंदर अगर हमको पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग लगने वाला है, तो इंस्टीट्यूशनल जो सप्लाई होती है मेडिसिन, तो उसको हम बोलते हैं इन्वाइटिंग बिड्स। एंड द थर्ड वन इज़ डायरेक्ट परचेस, मतलब फ्रॉम द वेंडर और द मैन्युफैक्चरर, मतलब जो होलसेलर है उससे या फिर जो मैन्युफैक्चरर है उस चीज़ का, उससे डायरेक्टली उस चीज़ को परचेस करना, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट परचेस। एंड द थर्ड वन इज़ रेट कॉन्ट्रैक्ट,
So in that, rate contract is a type of purchase where a yearly agreement signed between the hospital authorities and supplier in which a rate for all the supply remains constant throughout the year on which they agreed upon. मतलब रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि ये एक एग्रीमेंट होता है वेंडर के, मतलब ऑर्डर देने वाले के और जो अपना रिसीवर है, मतलब जो ऑर्डर डालने वाला है, जैसे कि मतलब मेडिकल ऑफिसर या हॉस्पिटल जो ऑर्डर डालने वाला है, और जो परचेस करने वाला है, और जो वेंडर या फिर जो सप्लायर है उसके बीच में, कि इतनी टाइप की मेडिसिन इतने रेट के ऊपर 1 साल तक के हमें सप्लाई होगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम इस ना रेट को बढ़ाएंगे ना हम कम देंगे। तो इस तरह के जो ऑर्डर होती है उनको हम बोलेंगे रेट कॉन्ट्रैक्ट। एंड द सेकंड वन इज़ परचेज रिक्वाइजेशन। इन दैट हॉस्पिटल परचेज आर specific quality because these materials are required to produce life-saving medicine in pathoclinical lab, blood banks and radiology examination and for the diagnosis of the disease too। मतलब ऐसी मेडिसिन जिसकी हमको रिक्वायरमेंट है, तो इस तरह की चीज़ों को पहले ऑर्डर देना, तो हम उसको कहेंगे कि ये जैसे कि मतलब लाइफ सेविंग कोई ड्रग है, जैसे कि पैरासीटामोल, नाइट्रोग्लिसरीन। तो इस तरह की मेडिसिन को जो उसकी रिक्वायरमेंट है कितनी लगने वाली, तो उसकी बेसिस पे, और द स्पेसिफिकेशन ऑफ द फार्मेसी परचेज आर ड्राउन एंड देन परचेज रिक्वाइजेशन इज प्रिपेयर्ड। इट कंसिस्ट ऑफ पर्टिकुलर ऑफ द आइटम, इट्स प्राइस एंड क्वांटिटी along with the balance stock and the future requirement. The original copy is sent to the purchase officer after approval by the head administrative। सो इन दैट मतलब कि जो हमको चीज़ें लगने वाली है कौन कौन से डिपार्टमेंट में, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, ब्लड बैंक डिपार्टमेंट में, पैथोक्लिनिकल लैब के अंदर, ऐसे डिपार्टमेंट जो कि लाइफ सेविंग है, जो इसेंशियल है, जो कि मतलब वाइटल यूज़ है उसका, तो ऐसे डिपार्टमेंट के ऑर्डर लेने के बाद में उस चीज़ को उसकी पर्टिकुलर डिसीज़ के बाद जो है उसकी बेसिस पे वो चीज़ हमको कितनी लगने वाली है, उसका स्टॉक कितना है हमारे पास में, या फिर फ्यूचर स्टॉक कितना लगने वाला है उसका, मतलब फ्यूचर में मतलब लगने वाली है या नहीं। जैसे कि अगर सीजनल है तो अगर सीज़न ख़त्म हो रहा है तो हमको उस चीज़ को और कितना मंगवाना चाहिए, जितना हमने पिछली बार मंगाया तो उससे कम या फिर उससे ज़्यादा। तो इस तरह की चीज़ों को देखकर उस ऑर्डर को जो है वो उसकी एक कॉपी किसको सेंड करते हैं हम, परचेस ऑफिसर को। आप कब सेंड करते हैं, जब डिपार्टमेंट का जो हेड है उसने उसको अप्रूवल दे दिया, तो उसके बाद में उसको परचेस ऑफिसर को सेंड करते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट the tender system of hospital purchasing। So in that again there is a first is open tender। Open tender means this system is mainly practiced or suitable to large hospital। मतलब एक ऐसी सिस्टम है जो कि जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं, जो लार्ज हॉस्पिटल होते हैं, जो बड़े बड़े बेड के हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं, और जो कि कंट्रोल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ट्रस्ट। The entire procedure of tender system is under the control of the administrator of the hospital। The tender is written offer to supply the goods and perform a specific job aside। A system include the following step। मतलब ये इस तरह की ऑर्डर होती है जो टेंडर बेसिस पे होती है, और ये ज़्यादातर कहाँ पर होती है, बड़े हॉस्पिटल में, जैसे कि मतलब सिविल हॉस्पिटल। तो सिविल हॉस्पिटल क्या करती है कि इस तरह की मेडिसिन जो है वो टेंडर बेसिस पे मंगवाती है। जैसे आपने देखा होगा कि इस तरह की मेडिसिन बाहर नहीं मिलती, तो वो कहाँ क्या करती है, उस मेडिसिन को पर्टिकुलर कंपनी से या जो वेंडर है उससे डायरेक्टली मंगवाती है। तो इसके अंदर पहला स्टेप क्या है, इनवाइटिंग ऑफ टेंडर्स। द टेंडर्स आर इनवाइटेड बाय पब्लिशिंग द एडवर्टाइजमेंट आइदर इन न्यूज़पेपर और बाय अदर मीन्स स्पेसिफाइंग ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द क्वालिटी, क्वांटिटी एक्सेट्रा। द मटेरियल बीइंग प्रोक्यूर्ड फ्रॉम सेवरल सप्लायर्स। मतलब इनवाइट करते हैं पहले, जैसे कि मतलब अगर पर्टिकुलर हॉस्पिटल को इतनी क्वांटिटी में इतनी चीज़ें चाहिए, तो वो क्या करेगा कि पहले जो वेंडर्स हैं, जो जहाँ से हमको ऑर्डर लेना है, उनको वो इनवाइट करेगा। किस चीज़ की बेसिस पे, एक तो न्यूज़पेपर या फिर मीडिया की बेसिस पे वो ऐसे एडवर्टाइज़ करेगा कि मुझे इतनी क्वांटिटी में इतनी चीज़ें चाहिए। फिर जो टेंडर्स रहेंगे, जो इंटरेस्टेड रहेंगे, वो उसको कांटेक्ट करेंगे कि हम आपके इस ऑर्डर को करने में इंटरेस्टेड है। फिर जो परचेस ऑफिसर है वो क्या करेगा कि देखेगा कि मुझे कौन सा टेंडर सूटेबल है, तो वो उसकी बेसिस पे उसको ऑर्डर को उस टेंडर को प्रोवाइड करेगा। फिर उसके बाद में स्क्रूटिनिटी ऑफ टेंडर्स। आफ्टर रिसीविंग द टेंडर्स विद इन द टाइम शेड्यूल दे आर
scrutinized with respect of technical and economical aspect. This exercise is carried out by the formally formed committee which work under the surveillance of administrator of hospital. मतलब जैसे कि अभी हमने ऑर्डर डाल दिया, ऑर्डर डालने के बाद में हमको पता चल गया कि कौन कौन से टेंडर हमारे साथ इंटरेस्टेड है, अब हम इनका सिलेक्शन कैसे करें, तो फिर हम क्या करते हैं, उनको इवेलुएट करते हैं। उसकी हॉस्पिटल की कमेटी बैठती है, फिर कमेटी ये डिसाइड करती है कि हमको किस टेंडर को ये सब ऑर्डर देनी चाहिए। किस बेसिस पे करते हैं हम ये सब, कि जैसे कि उस जो पर्टिकुलर टेंडर है उसका मतलब वो उसका मार्केट में क्या अभी पोजीशन है, फिर उसके बाद में उसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसा है, उस कंपनी का स्टेटस क्या है मार्केट में। तो इस सब की बेसिस पे हॉस्पिटल कमेटी डिसाइड करती है कि हमको ये टेंडर किसको देना है, और उसके बाद में इन्वाइटिंग द सप्लायर। देन the above activity is succeed into inviting the supplier who complies the technical and economical standard of the tender. Lastly, a formal agreement that is purchase order is prepared to execute the order. मतलब कैसे होता है कि जब सिलेक्शन हो गया कि हमको इस टेंडर से उस तरह की मेडिसिन मंगवानी है, तो वो क्या करते हैं, फिर टेक्निकल और इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड एक मेंटेन करते हैं। फिर उसके बाद में उसकी बेसिस पे हमको कितना ऑर्डर मंगवाना है, कैसे मंगवाना है, वो हमको फिर हम उनको परचेस ऑर्डर की बेसिस पे एक एग्रीमेंट बनाते हैं, जिसके अंदर हमको ये सब बताना होता है कि हमको कितनी चीज़ें कितनी क्वांटिटी में चाहिए। तो जैसे कि मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी एबीसी हॉस्पिटल मुंबई, मतलब एबीसी हॉस्पिटल एक मुंबई का हॉस्पिटल है, जिन्होंने ये एक एग्रीमेंट बनाया है टेंडर और परचेज डिपार्टमेंट के बीच में। तो उसके अंदर क्या है, एसएन नंबर, दैट इज सीरियल नंबर एंड कोड नंबर, पर्टिकुलर कौन कौन से मंगवाया है, उनकी क्वांटिटी कितनी चाहिए, और पर यूनिट उसकी कॉस्ट कितनी है और उसकी क्वांटिटी कितनी है, फिर रिमार्क मतलब है ही नहीं है ऐसे, और इस तरह से प्रिपेयर्ड बाय, किसने प्रिपेयर किया, उसकी साइन सिग्नेचर डेट, फिर अप्रूव्ड बाय, किसने अप्रूव किया, उसकी साइन सिग्नेचर डेट, इस तरह के फॉर्मेट में हम उसको एग्रीमेंट को बनवाना होता है। फिर उसके बाद में लिमिटेड टेंडर, दिस मेथड इज सूटेबल फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन विच known supplier are asked to furnish the details in accordance to the need, and then a single supplier is offered a tender to supply a material after scrutiny. मतलब लिमिटेड टेंडर मतलब ऐसा कि इसके अंदर क्या होता है कि जो सप्लायर हमको पहले से पता है, जैसे कि मतलब जो दूसरे हॉस्पिटल में ऑलरेडी मेडिसिन सप्लाई करते हैं, तो ऐसे सप्लायर जो ऑलरेडी मतलब मेडिसिन सप्लाई करते हैं, तो उस तरह के सप्लायर को हमको उस तरह की नीड जो ऑर्डर होती है वो हमको देनी होती है कि हमारे पास में कितना ऑर्डर है। जैसे कि मतलब हमने किसी फॉर एग्जांपल हमने पहले एक बड़ा ऑर्डर देकर मंगवा लिया, लेकिन अब हमको एक और ऑर्डर की ज़रूरत है, लेकिन इसको हमको छोटा लगने वाला है। तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसे टेंडर जो ऑलरेडी हमारा वेल नोन है, जो हम जिसको हम पहले से जानते हैं, तो हम उसको वो लिमिटेड ऑर्डर देंगे कि ये ऑर्डर ले और हमको बस इतना माल अपना इतना क्वांटिटी में मंगवा दे। और फिर सिंगल टेंडर, इन द केस ऑफ अर्जेंसी और सिंगल आइटम इज़ टू बी प्रोक्यूर्ड ओनली अ सिंगल सप्लाई डायरेक्टली आफ्टर द सप्लाई द मटेरियल, दिस कॉल्ड एज अ सिंगल टेंडर। मतलब जैसे कि इमरजेंसी की बेस पे क्या होता है कि जैसे कि कोई मेडिसिन या फिर कोई इक्विपमेंट हमको इमरजेंसी की बेसिस पे चाहिए, तो हम उसको एक सिंगल टेंडर को पर्टिकुलर मेडिसिन दे देते हैं। मतलब हम उसमें फिर ये नहीं देखते कि वो कितना महंगा जा रहा है या फिर कितना उसका कॉस्ट लग रहा है, फिर हम ये सब चीज़ें नहीं देखते। क्यों? क्योंकि अर्जेंसी बेसिस पे हम उसको डायरेक्टली उस सिंगल टेंडर से उसको मंगवा लेते हैं। उसको यहाँ पे एडवर्टाइज़ नहीं करते उन सब चीज़ों को कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो पहले आप आओ, फिर हम सिलेक्शन करेंगे, फिर ऑर्डर देंगे। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे नहीं होती। यानी एंड देन ग्लोबल टेंडर, व्हेन imported material, equipment or machineries are to be procured, the tenders are invited around globe, the country which supplies। मतलब जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट मंगवाना है फॉर एग्जांपल, या फिर कोई ऐसा ड्रग मंगवाना है जो हमारे कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं होता उसका, तो ऐसे वक्त पे हम क्या करेंगे, ऐसे टाइम पे आपल्याला ते ऑर्डर ग्लोबल आपल्याला टाकावी लागेल। तर मग ग्लोबल टाकल्यानंतर आपण त्याला इन्व्हाइट करतो कशावरती, ग्लोबल बेसिसवरती, आणि मग त्याच्यावरती जे सप्लायर आपल्याला इंटरेस्टेड असतो तो कंट्रीमधून मग तो आपण सप्लाय घेतो। आणि नेक्स्ट वन इज टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल। सो इन दॅट वन रिसिप्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, द डिटेल ऑफ सप्लाई आर इंटर्ड इन द एंट्री रजिस्टर एंड कंट्रोल रेफरेंस कोड नंबर इज अलॉटेड टू ईच टाइम। मतलब कैसे होता है कि हम टेस्टिंग कौन सी बेसिस पे करते हैं कि कोड नंबर की बेसिस पे। मतलब जो भी हम ऑर्डर मंगवाने वाले हैं उसका एंट्री के अंदर जो एंट्री रजिस्टर होता है उसके अंदर हम उसका कोड नंबर लिखते हैं, उसका मतलब कंट्रोल रेफरेंस लिखते हैं, या फिर उसका हम कोड नंबर लिखते हैं जिसकी बेस हमने उसको अलॉट किया होता है हर एक आइटम को, और उसकी बेसिस पे हम उसको चेक करते हैं। और फिर क्या है, इंटीमेशन इज़
इंटीमेशन इज गिवन टू द क्यूसी, मतलब क्यूसी डिपार्टमेंट है, वो क्या करता है कि क्वालिटी को क्या करता है, वो चेक करता है। अगर जैसे कोई केमिकल सब्सटेंस हमने ऑर्डर किया है तो फिर वो कोड नंबर को उस वो क्या केमिस्ट क्या करता है कि उस पर्टिकुलर टाइप की चीज़ को वो चेक करता है, एनालाइज करता है। द क्यूसी केमिस्ट सप्लाई द मटेरियल रिसीव्ड by the store. Till then the material is kept in the separate area, namely under test and approval of the material. If it complies, the test then is shifted to the main store. मतलब सबसे पहले जो ऑर्डर आता है वो कहाँ पर जाता है कि वो पहले स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद में उसके ऊपर हम लेबलिंग करते हैं। क्या लेबलिंग करते हैं हम उसके ऊपर कि these materials or these टेस्ट these प्रोडक्ट आर इन अंडर टेस्ट। फिर हम उसका पहले क्यूसी में उसका क्वालिटी चेक करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट हमारी है क्वालिटी, जैसे कि अगर कोई ड्रग है तो जैसे कि पैरासीटामोल हमने रॉ मटेरियल में मंगवाया है, तो पैरासीटामोल रॉ मटेरियल में मंगवाया है तो वो उसमें पाउडर आई हमारे पास में। फिर तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये पैरासीटामोल है? तो जो क्यूसी डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा कि HPLC और जितने भी उसके प्रोटोकॉल्स हैं, उसकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी, केमिकल कंपैटिबिलिटी की बेसिस पे उसका आइडेंटिफिकेशन करेगा, उसका टेस्ट करेगा, उसका प्यूरिफिकेशन टेस्ट करेगा। उसकी बेसिस पे वो एक तो उसको लेबल करेगा अप्रूव्ड, अगर वो सही है तो, या फिर अगर अप्रूव नहीं है तो वो उसको स्टैम्प देगा रिजेक्टेड। और रिजेक्ट करने के बाद में हम उसको उस मेडिसिन को या फिर उस रॉ मटेरियल को वापस किसको दे देंगे, जहाँ से हमने उसको पाउडर परचेस किया था। एंड द अप्रूव्ड, अगर हमने मटेरियल अगर हमारा अप्रूव्ड होता है, सो द अप्रूव्ड मटेरियल आर इश्यूड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगेंस्ट देयर रिक्वायजेशन। मतलब जो चीज़ें हमने जे काय टेस्ट केलं होतं क्यूसीमध्ये, तर तो अप्रूव्ह झाला, तर मग अप्रूव्ह झाल्यानंतर आपण काय करणार, त्याला पास करणार आपण प्रोडक्शन डिपार्टमेंटला। मग तिकडे जाऊन त्याला आपण त्याची टॅबलेट वगैरे जे काय आपल्याला बनवायची आहे ते आपण करू शकता। व्हाईल इश्यूइंग द मटेरियल्स, FIFO, दॅट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड is adopted. Bin cards are tagged to each materials. The quality control department perform the following test. मतलब जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा कि फॉलोइंग टेस्ट परफॉर्म करेगा, ये चेक करने के लिए कि उस चीज़ की जो हमने ऑर्डर की है वो उसकी जो स्टेबिलिटी है, उसकी जो केमिकल स्टेबिलिटी, उसकी जो फिजिकल स्टेबिलिटी है, उसकी जो प्यूरिफिकेशन है वो बराबर है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहला टेस्ट कौन सा है? फिजिकल टेस्ट ऑन पॅकिंग मटेरियल। तर जे पॅकिंग मटेरियल आहे त्यांची आपण फिजिकल टेस्ट करणार, त्याच्या अपिरियन्सवरती त्याला आपण कळवणार की तोच प्रोडक्ट आहे का जो आपण मागवलेला आहे। देन नेक्स्ट इज अ केमिकल टेस्ट। तर केमिकल टेस्ट म्हणजे तुम्ही तुमची लॅबमध्ये केलं असेल, फिनॉल आहे तर फिनॉल कंपाऊंडला बघण्यासाठी आपण कशी टेस्ट करतो याच्यासाठी। तर मग अशा प्रकारचे टेस्ट किंवा केमिकल टेस्ट म्हणजे आपण हाय परफॉर्मन्स लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी वगैरे करून बघणार, त्याच्यावरती IR वगैरे करणार आपण त्याच्या। देन इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हम उस इंस्ट्रूमेंट को, जैसे हमको एक आदि केमिकल को चेक करना है तो उसको हम IR लेंगे पहले। IR क्या होता है? एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इंफ्रारेड डिटेक्ट करता है कि मतलब इस तरह का जो प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलर वो उसी तरह का प्रोडक्ट है या नहीं। उसका प्यूरिफिकेशन, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि IR हो गया, HPLC हो गया, HPTLC हो गया। फिर इफ़ वो प्रोडक्ट सही है तो उसके बाद में उसका माइक्रोबियल टेस्टिंग करते हैं कि इसको किसी तरह की माइक्रोबियल टेस्ट करते हैं कि इसको किसी तरह का कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट तो नहीं है माइक्रोब से। तो उसके लिए फिर हम स्टेरिलिटी टेस्ट करते हैं उसकी कि प्रोडक्ट स्टेराइल है या नहीं। फिर उसका पायरोजन टेस्ट करते हैं, इफ़ देयर इज़ एनी पायरोजन आर प्रेजेंट। और लाल टेस्ट डेट इज़ लेम्यूलोस एमीबोसाइट लाइसेट। और फिर उसके बाद में एक्टिव टॉक्सिसिटी के लिए LD50 टेस्ट। LD50 मतलब ये प्री क्लिनिकल का पार्ट है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, उस एनिमल, उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो हमने केमिकल मंगवाया है वो हम उसका LD50 निकालते हैं कि मतलब कितना डोज हमको, हाउ मच अमाउंट इज़ रिक्वायर्ड टू किल 50% ऑफ द पॉपुलेशन। एंड हिस्टामाइन रिएक्शन, मतलब उसका कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है, उसकी बेसिस पे हम उसको डिसाइड करते हैं। फिर इन सब चीज़ें होने के बाद में ये सब टेस्ट में अगर वो ड्रग पास होता है तो हम फिर उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पास करते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर हम उसको रिजेक्ट करके फिर से सप्लाई कर देते। फिर से उसको हम जो इन्वेंट्री जहाँ से हमने ऑर्डर परचेस किया था उसको हम वापस उसको पास कर देते, वहाँ पे रिटर्न कर देते। सो
here we will end our chapter, and in the next lecture we will see the next chapter, that is hospital manufacturing. Thank you.